हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में बेटा। तो आज जो है यहाँ पर बेटा मैंने आपको बोला मैं मॉक सीरीज आपको कराऊंगा। ये एडिक्विटी बेस आपके पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल के जो आपके आए हुए हैं। और यही सवाल बेटा आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैं नए नए सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और हम हैं यहाँ पर उत्तराखंड की वादियों में। आज मैं उत्तराखंड में हूँ यहाँ पर। और बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सीजीएल के जो सवाल आपके आए हैं वो देखो बेटा किस लेवल के हैं। आप देखना वो बहुत हार्ड नहीं है। और उस हिसाब से हम यहाँ पर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सीजीएल के मैं 50 बेस्ट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, वो सारे के सारे अच्छे लेके आऊँगा। अभी मैं मॉक सीरीज ये बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा स्टार्ट करते हैं इस मॉक को सॉल्व करने की। पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और थोड़ा कुछ जगह बेटा मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पर ये पूछा गया पार्टनरशिप का। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था बेटा, पार्टनरशिप के जो सवाल है आप देखोगे हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप देखना क्या लिखा है। XYZ ने एक व्यवसाय में क्रम से 25,000 रुपए, 35,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश किया है। तो आपको मैंने कल बताया था बेटा क्या, कि जो आपका कैपिटल का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। तो आप सीधा बोलोगे इसको रेशो में बदलेंगे। इस 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट चुके हैं भाई। ठीक है, अब इसके बाद बारी है 5 से कटा 5 पंजे 25, 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 8 बार। तो हमें पता चल गया यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो ये आ चुका है। टोटल प्रॉफिट आप मुझे बताना, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30,000 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा मुझे बताओ कितनी आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 1500। और 1500 इंटू में वाई का हिस्सा पूछा है, इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,500। क्या आपको क्लियर हो गया बेटा? आप कोई भी सवाल लगाते हो पहले आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद फिर यहां पर आगे के क्वेश्चन करो। ठीक है, एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा चार्ज कर दूं अपना वो लैपटॉप। हाँ, देखो बेटा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम जो है चार्ज भी नहीं करती है, क्या करें भाई। चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, है ना। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है आपका। ए और बी ने 48,000 रुपए और 72,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है। थोड़ा सा ये कट रहा है बेटा, उसको यहां पर समेट देता हूं आपके लिए, है ना। 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी जो है निकाल ली है, जबकि बी ने अपनी पूंजी में से 24,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो एक बार बताओ बच्चों, ए की बात करी पहले, ए ने 48,000 रुपए लगाए और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। क्योंकि 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। और बी ने भाई साहब 72,000 रुपए लगाए और ये भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बोला क्या है बेटा, ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली तो कितनी बचेगी? 24,000 रुपए लगाएगा बाकी 6 महीने के लिए। और बी ने यहाँ पर 24,000 रुपए और लगा दिए। तो मुझे था ना यहाँ पर कितने लग गए? 96,000 लग गए बेटा इसके। पहले 72,000 थे, अब 24,000 और लग गए, 96,000 हो गए। और इनटू में कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब अगर हम इसको गुणा करें और इसको गुणा करें, यहाँ से टोटल आपका कैपिटल आ जाएगा। ये तो आएगा आपका 144 के, अरे आ गया, 48 गुना 6 करेंगे, 8 छिक 48, यहाँ पर 4 हासिल, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना? यहाँ पर 28, 288 के। आप बताना इन दोनों को जोड़ोगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 कितना? 13 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 कितना? 4, 432 के ये आ चुका है। अब रेशो में बेटा ऐसे ही हम इसको आगे बढ़े तो यहाँ पर आप मुझे बताना 2 छिक कितना हो गया? 12 हासिल 1, ये 432 के आ चुका है। इसी प्रकार इसको गुणा करें, 6 छिक कितना हो गया? 36 हासिल 3, 9 छिक 54 और 3 कितना? 57, तो 576 के। अगर मैं इसे जोड़ूं तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 7 और 3 10, 1 हासिल, यहाँ पर कितना? 10, 1008 के आ गया। अब जो यहाँ पर बच्चों इनका रेशो है, वही जो कैपिटल का रेशो है वही आपका प्रॉफिट का रेशो होगा। तो काट दो बेटा, इससे के से की गया। यहां पर बच्चों 12 से कट रहा है तो 12 से काटो, 12 तिया आपका यहां पर 36, 12 छिक 72, 12 किससे कटा? 12 अट्ठे 96 और मुझे बताना 12 चौक 48, फिर 12 से कटा 3 बार, 12 से कटा 7 बार, तो 3:7 का इसका प्रॉफिट का रेशो आ गया। उन्होंने कुल मिलाकर 55,000 का मुनाफा कमाया। तो टोटल यूनिट आपकी आ रही है 10, 10 यूनिट की वैल्यू 55,000 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 5500 हो जाएगी। आपसे पूछा है बी का हिस्सा, 55 गुणा में 7 करते हैं, 55 गुणा में अगर मैं 7 करूं बेटा तो ये आ जाएगा आपका 385। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ओके बेटा।
चलो भाई आगे बढ़े फिर। अगला क्वेश्चन बेटा, पढ़ो इसे, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक व्यापारी चाय का एक ब्रांड 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 25% का नुकसान होता है। वह चाय का एक और ब्रांड है 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, उससे उसे 20% का नुकसान होता है। यह दोनों ब्रांड को बराबर अनुपात में मिलाता है। बच्चों अब हम क्या मान लेते हैं कि पहला ब्रांड जो है ना 150 पर केजी है, ये 1 केजी है। जब उसने इतने का बेचा तो 25% का नुकसान लिया। तो आपने ये मान लिया पहला ब्रांड भी 1 किलो बेचा और दूसरा ब्रांड भी 1 किलो बेचा। क्वांटिटी हमने एक एक मान ली क्योंकि दोनों सेम बोला है बच्चों, है ना, बराबर अनुपात में फिर मिला रहा है और फिर इनको 175 के हिसाब से बेच दे रहा है। तो पहले आप मुझे बताना, पहला ब्रांड अगर वो 150 का बेचेगा तो उसे यहां पर कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 25% का। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सीधा आप लिखोगे 100/75, जिसका मतलब बेटा यहां पर आपका आ जाएगा 25 या 75, 25 चौक 100, 4/3। ठीक है। अब दूसरा वाला ब्रांड जब उसने 200 रुपए में बेचा तो उसे 20% का नुकसान हुआ। तो 200 में जब बेचा है तो 20% का नुकसान हुआ है, इनटू में आप 100/80 का मतलब 5 में कितना हो गया? 4 हो गया। ये आपका सीपी है बेटा, यहां पर इतने में खरीदा था और ये भी हम सीपी निकाल रहे हैं, दोनों सीपी है। टोटल सीपी कितना है वो अब निकाल लेते हैं भाई। 3 से कटेगा भाई साहब ये 50 बार, 50 चौक कितना हो गया? 200। 4 से कटा यहां पर कितना बार? 50 बार, 50 पंजे कितना हो गया? 250। 200 और 250 कितना आ गया? 450। मतलब उसने ये जो मूल्य में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा है? यहाँ पर आपको चीनी बोलिए, चाय 450 रुपए में टोटल खरीदी 2 किलो और उसने 175 के भाव पर बेच दी। तो मुझे बताना उसे नुकसान हुआ या फिर लाभ हुआ? तो पहले आप लिखोगे यहां पर 175 का 1 किलो के हिसाब से बेचा तो 2 किलो कितने का बिकेगा? 350 का बिक जाएगा बेटा। तो भाई साहब इतने का खरीदा, इतने का बेचा। तो आप खुद ही बताओ यहां कितने रुपए का उसे नुकसान हुआ है? 100 रुपए का नुकसान हुआ है। और 100 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो किस पर हुआ है बेटा? आप बोलोगे 450 पर हुआ है। और इनटू में हम क्या कर देंगे बेटा? इनटू में 100 कर देंगे, जिससे हमें यहां पर पता चल जाएगा कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ, वो लॉस हुआ। तो 5 9 45, 5 से घटा 2 बार, 200/9 करेंगे, 22.22% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो बेटा, क्या लिखा है बेटा, पढ़ो सभी के सभी। एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी? आप मुझे बताना। उसने बोला एक कार जो है 40% भाग, तो हमने टोटल मान लिया 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर का 40% जो है वो कितना होता है? 40 किलोमीटर भाई साहब। इसको उसने 20 की स्पीड से ट्रेवल करा। ठीक है, तो 20 से अगर मैंने डिवाइड करा तो ये बच्चों आपको पता चल गया ये उसने 2 घंटे में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और जो शेष दूरी है, शेष कितनी दूरी बचेगी? 60। ये 60 किलोमीटर की दूरी उसने 30 की स्पीड से तय करी। तो यहां पर मुझे बताना बच्चों, यहां भी टाइम कितना आ गया? 2 घंटे। अब इस बीच उसकी औसत गति पूछी है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है बेटा, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप सीधा फॉर्मूला बोलते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 100 और टोटल टाइम है आपका 4 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी? 25 किलोमीटर पर आवर। खत्म। अरे ओके, प्रतिशत में था बेटा इसलिए हमने सीधा 100 मान लिया। ओके, अगला देखो बेटा, ये बोल रहा है भाई साहब यहां पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री कोण केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त की त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा कोई भी सेक्टर होता है ना, उसका जो एरिया होता है, याद रख लेना बेटा आज के बाद, कोई भी सेक्टर होता है उसका जो एरिया होता है वो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। अब r की वैल्यू बेटा बताना कितनी है? 7। और मैंने आपको रटा रखा है जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है। अरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही तो होता है। कोई अगर करना चाहता है तो इसे पूरा करेगा भाई, θ/360 × में πr²। और ये वृत्त का क्षेत्रफल ही है, तो मैंने यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया 154। ठीक है, ये याद होना चाहिए बेटा। 7 में याद रखना, अगर त्रिज्या 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154। त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 616। त्रिज्या 21 है, डायरेक्ट याद करो आपकी स्पीड बढ़ेगी। 21 है तो क्षेत्रफल होता है 1386, मतलब
1386। अगर त्रिज्या 3.5 है बेटा तो क्षेत्रफल होता है 38.5, और अगर त्रिज्या 10.5 है तो क्षेत्रफल होता है 346.5। कुछ संख्याएं याद कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, और मैं ऑफलाइन बैचों में अच्छे से याद कराता भी हूं। आप बताना थीटा की वैल्यू बेटा यहां पर 90 है, तो 90 बटे में 360 बोला 1/4। 154 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा 38 पॉइंट समथिंग 38.5 आएगा, पर यहां 38 पॉइंट यहां पर 48 लिखा हुआ है, तो आप उसके लगभग में बोलोगे 38.5 आ गया। अरे ओके बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कल भी बताया था बेटा, कल मैंने एक सवाल कराया था, डिग्री को रेडियन में हमने बदला था, यहां रेडियन को हम डिग्री में बदल रहे हैं। तो अब जब कल रेडियन को डिग्री में बदला था, यहां डिग्री को रेडियन में बदलना है। कल मैंने आपको बताया था बेटा, कभी भी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं। एक मॉक कल पहला मॉक था, ये दूसरा मॉक है, तो किसी ने नहीं देखा हुआ तो पहला मॉक जरूर देख लेना बेटा, है ना, उसमें भी अच्छे सवाल है, और ये सारे सवाल आपके मैंने एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न के उठाए हैं, कोई टीसीएस बेस्ड पैटर्न के नहीं है। ठीक है, रेडियन को अगर बच्चों डिग्री में बदलना है, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है, तो मैंने कल सिखाया था कि आपको भाई साहब यहां पर 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा, और डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आपको पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। अब डिग्री से हमें रेडियन में बदलना है तो 150 को हम गुणा करेंगे बेटा पाई बटे 180 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 3 पंजे 15, 3 6 18, तो यह आ गया आपका 5/6 पाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कभी भी याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है बेटा ये। कहीं आप सोचो बहुत तगड़ी चीज आ गई, भाई 10वीं क्लास की बुक में ये क्वेश्चन है, तो क्या पता आपको उठा के ये सवाल दे दिया, क्योंकि ये 2 चरों वाली रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मत मान के चलना, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे चैप्टर में, हमारे पेपर में आ गई। ये एक्चुअल में नंबर्स का ही क्वेश्चन है। अब सुनना बच्चों, अगर बच्चों यहां पर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, सुन लेना, अगर 2 लाइन एक दूसरे के भाई साहब यहां पर पैरेलल होती है, इस पॉइंट को ढंग से लिख लेना, मैं आपको मॉक के साथ साथ पढ़ाता भी जा रहा हूं। अगर 2 लाइन एक दूसरे के भाई साहब पैरेलल होगी, तो आप ये याद रखो, पैरेलल में ना एक यहां पर कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर में होता है B1/B2, बराबर में होता है, बराबर नहीं होता C1/C2। ठीक है, अगर किसी बच्चे को बच्चों ये चीजें बेसिक से पढ़नी है, और मान लो उनका एसएससी जीडी का एग्जाम अगला वाला है, ठीक है, तो हमारा एक रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, उसमें करीबन 30-40 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, और वो यहां पर डलती जा रही है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसका कोड जो है जुलाई तक खत्म हो जाएगा, जुलाई से अगस्त तक खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स स्पेशल के नाम से हमारी एप्लीकेशन में बच्चों बैच है, और हमारी यूट्यूब वीडियो में आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक। और अगर मान लो लिंक नहीं भी मिला, तो आपको बेटा यहाँ पर प्ले स्टोर चलाना सबको आता है, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम आप डाउनलोड करते हो, वैसी अतुल्य पाठशाला की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अतुल्य पाठशाला के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर आपको मेरा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। अभी उसका प्राइस 999 है। ठीक है, अभी पूरी मैथ्स का। ठीक है, और कभी कोई सीजन आता है तो वहां पर प्राइस थोड़ा सा घट जाता है, पर बेटा आपको अगर टाइम है, अगर टाइम खूब सारा है तो वेट कर लीजिए, और टाइम नहीं है तो बेटा यहां पर आप अभी उस बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। अब देखो, कभी भी कोई चीज बेटा आपको यहां पर बोले कि 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसमें बेटा इन 2 लाइन की बात करें, ध्यान सुनना, एक लाइन की समीकरण मान लो A1x प्लस B1y और प्लस C1 है, और इज इक्वल टू 0 है, और एक है A2x और प्लस यहां पर B2y और प्लस में C2 बराबर में 0 है। ठीक है, और यहां आपसे पूछ लिया कि भाई साहब जनाब बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनमें क्या कंडीशन फॉलो करेगी, तो आप बोलोगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अगर बच्चों ये दोनों लाइन समांगी होती है तो सब बराबर हो जाते हैं, समांगी मतलब अगर वो कोइंसिडेंट होती है तो सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब यहां पर बच्चों वो कहीं भी प्रतिच्छेदित करती है एक पॉइंट पे, तो वो तीनों बराबर नहीं होते। तो इस सवाल में क्या बोला था, विच ऑफ दीज लाइन इज पैरेलल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, इनमें से कौन सी रेखा समांतर है, कौन सी रेखा समांतर है, ये पूछा गया है बेटा आपसे। अगर हम देखें पहला ऑप्शन आपका ये है, ठीक है, कौन सी रेखा इसके समांतर है, तो A1 की वैल्यू बेटा x का कोफिशिएंट ये A1 होता है। ठीक है, A1 की वैल्यू 3 है, तो आप लिखोगे 3 बटे में यहां पर 3, A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू भी 3,
बराबर है क्या 2/2 उसके? बिल्कुल है। और क्या बराबर नहीं है किसके? यहां पर C1/C2 के, मतलब 5 बटे में यहां पर 7। क्या बराबर नहीं है? बिल्कुल सही बात बेटा। तो इसका मतलब ये कंडीशन सिर्फ यहीं फॉलो हो रही है और कहीं नहीं हो रही। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बेटा आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो पक्की बात है बेटा, वर्गमूल घनमूल घातांक आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एक सवाल मेरा दावा है बेटा ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है √5 प्लस में क्या 2। और उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ x² - 4√5 क्या होगा। ठीक है। अब मुझे बताना, अगर मैं x की वैल्यू बेटा यहां पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगी √5 + 2 और उसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। माइनस में बच्चों ये आ जाएगा 4√5। ठीक है। √5 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 5। ये a + b का होल स्क्वायर बन गया बेटा। तो ये बनेगा a² + b², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, 2 दूनी 4 और 4√5। और माइनस में बेटा 4√5 आ गया। अब इससे ये कट जाएगा तो आप बताना 5 और 4 कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नौवां सवाल बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन। देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। 13 संख्याओं का एवरेज 70 है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 60 है और अगली 5 संख्याओं का एवरेज जो है यहां पर उसने 25% अधिक बोला हुआ है। अब सुनना बेटा, टोटल संख्या है 13 और 13 का एवरेज 70 बोल दिया तो इनका सम जो है वो 9910 हो जाएगा। इन 13 संख्याओं में से पहली 5 का एवरेज 60 है तो 5 गुणा में 60 करेंगे तो इन 5 का सम आ जाएगा। ठीक है। फिर बोला है अगली 5 संख्याओं का औसत पहली पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। अगली 5 संख्याओं का औसत जो है पहली 5 संख्याओं से 25% अधिक है। तो अगली 5 संख्याओं का औसत अगर हम देखें बेटा तो पहली 5 से 25% अधिक है, 60 से 25% अधिक करेंगे तो मुझे बताना 60 गुणा में कितना करोगे बच्चों आप? 5/4। यहां 4 से कटा कितना आ जाएगा? 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75। तो अगली 5 संख्याओं का औसत जो है यहां पर 75 है तो इनका सम 5 गुणा में 75 होगा। फिर उसने बोला बेटा देखो 5 संख्या ये 5 संख्या ये, आपको बोला गया 11वीं संख्या 13वीं संख्या से, तो आपको लिखना है 10 संख्या तो ये हो गई, एक होगी 11वीं संख्या, एक होगी 12वीं संख्या और एक होगी 13वीं संख्या। लिख दिया बेटा। उसने बोला है 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं से 4 अधिक है। ठीक है। 11वीं संख्या आपसे साफ साफ बोला है 13वीं संख्या से कितनी कम है बेटा? 6 कम है। ये 6 कम है भाई साहब। और फिर बोला है बेटा और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, ये लिखा है बेटा। ठीक है। तो अगर मैं 13वीं संख्या को x मान लूं तो ये हो जाएगा 6 कम x-6 और ये हो जाएगा 4 ज्यादा x+4। अब इन सब का सम मिलाकर आपको पता है 910 है भाई साहब। तो आप मुझे बताना बराबर में यहां पर ये 300 आया, ये आपका यहां पर 375 आ जाएगा और प्लस में यहां पर 3x और उसके बाद माइनस में आपका 2 आ गया। क्या यहां तक आपको क्लियर? 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं से 4 अधिक है। ठीक है। अब मुझे बताना बेटा इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये 675 आएगा तो 910 में से हमें 675 घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5 आ गया, 10 में 7 गया 3 आ गया, उसके बाद मुझे 8 में से 6 गया 235 आ गया। 235 यहां पर माइनस का उधर जाके प्लस का, ये आ गया आपका 237। और 237 की वैल्यू बेटा किसके बराबर है? 3x के। यहाँ x की वैल्यू अगर निकाले 3 सते 21, 3 नंबर यहाँ पर 27, 79 आ गई। उसने बोला है क्या है 11वीं और 12वीं संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का एवरेज क्या होगा? तो अगर एवरेज निकालें तो x और x कितना हो जाएगा? 2x और -2। तो यहां पर इनका एवरेज जो है आप देखोगे 79 में से 1 घटाएंगे 78 आ जाएगा। अरे ओके, 2x -2 उसमें 2 का भाग किया बेटा, x-1 हो गया तो 79 में से 1 घटाया तो 78 आ चुका है। ठीक है बेटा। हेलो, हाँ बोल बेटा। एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न या फिर हाँ एडुकेटिव के बवाल सवाल ऐसे कुछ लिखते हैं। तो अपने हिसाब से अपने हिसाब से बना ले, फिर उसके बाद मुझे दिखा देना। ठीक है। हाँ मुझे दिखा।
अब बेटा देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो बेटा, यहां पर इलेक्शन वाला सवाल बेटा मैंने दूसरे मॉक में पहला सवाल डाला है, और ये सवाल देखो बेटा आपका आ भी रखा है। ओके, अब देखो बच्चों क्या लिखा है, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। भाई साहब आपको इलेक्शन वाले सवालों में ये तो पता ही होगा, 100% में से 80% लोगों ने वोट में वोट डाले हैं भाई साहब। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 20%। इनको हटा दो, इन्होंने वोट ही नहीं डाले। इनमें से, इस 80% में से 5% वोट इनवैलिड थे। अगर 80 का 5% वोट इनवैलिड थे तो वैलिड होंगे 95/100। क्या आपको यहां तक क्लियर? फिर आगे बोला है एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कि वैध मतों का, जो कि आपके वैलिड वोट का बेटा 60% है। ये वैलिड वोट का 60% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा? ये है 11,400 के बराबर। यहां से बेटा आपको 1% की वैल्यू निकल के आएगी, यहां से आपको 1% की वैल्यू पता चलेगी। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 19 पंजे 95 होता है, 19 से कटा यहां पर 600 आ गया। ठीक है, 60 से कटेगा बेटा यहां पर 10 आ जाएगा। ओके, यहां पर 20 चौक 80, 20 पंजे यहां पर 100 हो गया। ठीक है, 4 से कटा यहां पर 25 आ गया, और 5 से 5 गया तो यहां पर ये 250 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 250 के बराबर है। अब आपसे पूछा है कि भाई साहब कुल योग्य मतदाताओं की संख्या क्या होगी? योग्य पूछा है, कुल नहीं पूछा हुआ कि कुल मतदाता कितने थे। योग्य मतदाताओं की संख्या क्या होगी? योग्य मतदाताओं की संख्या क्या होगी जो योग्य मतदाता थे? तो मतलब 80% लोगों ने वोट डाला था, योग्य लोग 80% ही थे। तो आपको यहां पर बच्चों 25 गुणा में 10, 250 गुणा में 80 करना है, जो कि कितना आएगा? 20,000 आएगा। कई लोग जल्दीबाजी में इसका आंसर 25,000 कर देंगे, और यहीं उनके 2 नंबर नहीं 2.5 नंबर गए गलत होने के। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ो, पढ़ो बेटा इस सवाल को। देखो बेटा इस सवाल को, एंटिक डीलर, एंटिक तो तुम भी हो अपनी जिंदगी में, तो जरा बेटा एक बार इस सवाल को करके बता दो। है बिल्कुल आसान सा। ठीक है, कुछ नहीं, रेशो से ही आप सीधा निकाल लो बेटा, ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोला है बेटा, एक एंटिक डीलर ने 3 वस्तुएं ए बी और सी बेची हैं, जिनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4, 5, 6 है। उसे वस्तु ए पर 10% का घाटा हुआ। उसे वस्तु ए पर, बेटा आपको पता है इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 4 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताना बेटा, ए पर उसे यहां पर जो है 10% का घाटा हुआ है। तो 10% का अगर घाटा हुआ है तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर हम निकाले 4 गुणा में हम लिखेंगे यहां पर 100/90, मतलब 10/9। उसके बाद बात करते हैं, वस्तु बी पर 50% का लाभ हुआ है। बी पर 50% का लाभ हुआ है तो इनटू में आप बताना 3/2 आ गया। वस्तु सी पर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो मतलब वो 6 का ही बिक गया भाई साहब। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों टोटल आप निकालोगे कि कितना आएगा, तो ये आया आपका 40/9, फिर ये आया बेटा आपका 15/2, फिर ये आया आपका जो है 6। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो एलसीएम जो है 9 आ गया। ठीक है, 40 प्लस में हम करें तो यहां पर बेटा देखो एलसीएम 9 नहीं, हम 18 करेंगे ना, एलसीएम 9 नहीं 18 कर देंगे। कुल सौदे में उसका अनुमानित लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने 18 कर देते हैं बेटा एलसीएम, है ना, 18 एलसीएम कर दिया। अब एलसीएम हमने 18 करा बच्चों, अरे आ गया यहां तक। 4 गुणा में यहां पर 100/90, फिर उसके बाद यहां पर दूसरे में 50% का लाभ हुआ, तो 100 बेटा ये गलत लिख दिया मैंने ना, ये वाला मैंने सेक्शन गलत लिख दिया। 50% का लाभ हुआ तो 100/150 मतलब 2/3 हो गया, ये आना चाहिए था। ठीक है, और फिर ये 6। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, यहां पर ये आ जाएगा 40/9, ये आ जाएगा 10/3, ये सीपी, और ये 6। इसका एलसीएम बच्चों 9 आ चुका है, अरे आ गया 9 आया, तो यहां पर हमने लिखा 40 और प्लस 30, प्लस में यहां पर मुझे बताना बेटा 6×9 = 54। क्या यहां तक क्लियर? अगर हम इसे आगे सॉल्व करें बेटा तो टोटल एसपी जो था वो 15 था। ठीक है, और टोटल सीपी जो है बेटा आप देखोगे 70 और 54 को जोड़ेंगे 124/9 आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को माइनस करो, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। दोनों को माइनस करो, 15×9 = 135, तो सीधी बात है सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रहा है। 135 में से 124 घटाएंगे तो मुझे बताना 11/9 का आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ है।
और 11/9 का आपको प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है, 124/9 पर, और इनटू में आपका 100 हो गया, यहां पर 9 से 9 गया, ये आ गया आपका 1100 बटे में 124। अब 1100 बटे 124 अगर हम करें तो बेटा देखो 10 के लगभग तो कहीं नहीं है, प्रॉफिट हुआ है आपको 8.88% का। क्लियर है बेटा? अरे आ गया, सबको क्लियर हो चुका है? बेटा अभी ना जीडी का पेपर है तो जीडी के हिसाब से सॉल्व करा रहा हूं, मैं कुछ तूफानी चीजें इधर उधर बोल दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। अब सुनो बेटा, ये बहुत आसान सा सवाल है। जब भी ऐसा कोई सवाल आता है, बिल्कुल बच्चा सवाल है, पर ये जीडी के लिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है। वो बोलेगा कि हमने ये नहीं पढ़ा। बच्चों x प्लस 1/x बराबर में आपको दे रखा है 5, और आपसे पूछा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिखोगे बेटा क्या, 5 का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। अगर प्लस का चिन्ह आता है तो संख्या का स्क्वायर माइनस 2 कर दिया करो स्क्वायर करने के लिए, और माइनस का चिन्ह आता है तो संख्या का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया करो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको पढ़ो बेटा आप, और ये मेरी शीट्स में जो है सीट 1 में ही है, लेवल 1 में ही है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ो, मैं पानी पीता हूं। देखो बेटा, एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियर पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। एक, देखो बेटा सवाल आ रखा है और ये शीट का भी सवाल है ना। अब देखो, एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियर पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर करे। तो मुझे बताना, एक तो प्रीमियर पेन है और एक स्टैंडर्ड पेन है। ठीक है, तो बॉक्स कितने ऑर्डर करे, यहां पर बॉक्स लिख देता हूं, बॉक्स जो ऑर्डर करे हैं वो कितने करे हैं, यहां पर प्रीमियर के 8 और स्टैंडर्ड के नहीं मालूम तो उसे हमने x मान लिया, लिख दिया बेटा। अब उसने क्या बोला, प्रति बॉक्स प्रीमियर पेन की कीमत स्टैंडर्ड बॉक्स की कीमत से दुगनी है। मान लिया भाई साहब, तो प्रीमियर पेन की कीमत स्टैंडर्ड बॉक्स की कीमत से दुगनी है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी संख्या है, बॉक्स की संख्या, मतलब ये इसका प्राइस है बेटा, प्राइस। ओके, तो अब मुझे बताओ, आपके पास प्रीमियर पेन बॉक्स थे 8, और एक बॉक्स की कीमत 8 रुपए, तो कुल खर्चा प्रीमियर वालों का कितना आ गया, 8 दूनी 16। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड पेन की। स्टैंडर्ड पेन मुझे बताना बच्चों, यहां पर बॉक्स कितने थे, x, और एक की प्राइस आप मुझे बताना कितनी है, 1, तो इसका जो है टोटल खर्चा यहां पर x आ गया। तो ये आपको बिल का कलेक्शन मिला होगा, अब मिला होता अगर यहां पर कुछ फेरबदल नहीं होता। पर हुआ क्या, कहानी सुनो इसकी भाई साहब। जब ऑर्डर डिलीवरी पर आया तो उनकी बॉक्स की संख्या गलती से बदल गई, बॉक्स की संख्या बदल गई, तो हमने लिखा एक जगह प्रीमियर और एक जगह स्टैंडर्ड। तो बॉक्स की संख्या बदलने का मतलब ये x और ये कितना आ गया, 8, ये बदल गई, ये बदल गई। गलती नहीं होती बेटा कभी कभार अमेजोन वालों से कि इधर का माल उधर चला गया, अरे है कि नहीं, भेजना था तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, लड़कों का सूट, और लड़की की आपने आपने यहाँ पर सूट ले ली। तो वहां पर बच्चों कई बार जो है ना, जैसे वहां गलती हुई है तो ऐसी यहां पर ऑर्डर में गलती हो गई कि प्रीमियर बॉक्स की कीमत थी, प्रीमियर बॉक्स के जो बॉक्स आने थे जितने, वो स्टैंडर्ड के आगे, स्टैंडर्ड के आने थे वो प्रीमियर के आगे। ठीक है, अब मुझे बताना, सबसे पहले एक्स रेशो 8 आ गया। प्राइस आप मुझे बताओ बच्चों, वो तो वही रहेगा, उसको मत बदल देना। अबे निकम्मो, इसको भी बदल दोगे तो बात ये वही आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताना 2:1 आ गया। ठीक है, अब कलेक्शन में क्या चेंज आया बेटा, देखो 2x और प्लस में यहां पर आ गया 8। क्या क्लियर? इससे क्या हुआ बेटा कि उससे कुल बिल में 25% की वृद्धि हो गई। तो पहले जो बिल था, अब वो जो बिल है उससे 25% अधिक है, तो अब वाला बिल 25% अधिक है, तो आप लिख सकते हो इंटू 5/4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, या इंटू 125/100 करोगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये गुणा होगा 5 से और ये गुणा होगा 4 से, 16 पंजे 80 लिख दिया, प्लस में 5x लिख दिया, बराबर में बच्चों यहां पर 8x लिख दिया, और प्लस में कितना लिख दिया, 32x लिख दिया, 32 लिख दिया। आप बताना 3x की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, 48 के, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो यहां मुझे बताना स्टैंडर्ड पेन कितने रहे होंगे, 16। तो प्रीमियर और स्टैंडर्ड का जो रेशियो है वो 1:2 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या आपको क्लियर है, समझ में आ चुका है? बोलो।
आने वाले सीजीएल तक बेटा मेरे बराबर आपको एडिक्विटी के कोई क्वेश्चन नहीं कराएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस अगर आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है तो बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको वादा करता हूं जीडी का पेपर खत्म हो जान दो, हर दिन 10 सवाल आपके लिए नहीं लेके आऊंगा, ठीक है, जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, क्योंकि उसके बाद बेटा मैं YouTube में अब पढ़ाऊंगा नहीं, YouTube में सिर्फ मैं अब यहां पर प्रैक्टिस सीरीज कराऊंगा, कभी कोई इंफॉर्मेशन होंगी वो कराऊंगा, और कुछ मुझे लगेगा मैराथन क्लासेस लेनी है वो लूंगा बस। ठीक है, क्योंकि एक गलती मैं कर रहा हूं कि शायद यहां पर मैं YouTube में पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन में। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए के निवेश में 2 योजनाएं की। यहां पर बच्चों ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। योजना एक्स में बच्चों ये सवाल बड़ा मजेदार है और मैं इसमें आपको समझाता भी हूं, इसमें ध्यान से देखना, इसमें तरीका अपना वो वाला लगाओगे ना बेसिक मेथड तो हो गया काम। यहां पर यूं बोला 18,000 रुपए में आपको यहां पर 2 योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट किया। योजना एक्स में 15% प्रति वर्ष के हिसाब से और योजना वाई में 10% प्रति वर्ष के हिसाब से आपने पैसा करा इन्वेस्ट। ठीक है, ओके। अब इसमें उसने क्या बोला, दोनों साधारण ब्याज पर, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग हो तो रही है, दोनों साधारण ब्याज पर 1 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से कुल जो है 2160 रुपए मिले। अब ये बोला है योजना एक्स में कितना निवेश किया, तो कोई करेगा इसे भाई यहां पर 18,000 और फिर लिखेगा यहां पर एक को एक्स माना और फिर को लिखा हमने यहां पर 18,000 माइनस एक्स और हो गया उसका पेपर में काम। भाई टाइम तो है एसएससीजीडी में, पर इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही लॉन्ग मेथड से चले जाओ। ठीक है, तो आप मुझे बताना सबसे पहले तो, एक योजना में उसने, एक्स योजना में उसने 15% के हिसाब से, रेट के हिसाब से उसने यहां पर पैसा लगाया। वाई योजना में उसने यहां पर 10% के हिसाब से, रेट के हिसाब से उसने पैसा दिया ब्याज पे। ठीक है, अब उसको यहां पर कुल मिलाकर 1 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से 2160 रुपए मिले। तो कुल योजना पर कितना परसेंट आपको ब्याज मिला वो रेट निकाल लो। आपको यहां एलिगेशन का तरीका लगाना है बेटा, ये अगर रेट है, ये अगर रेट है तो ये भी रेट परसेंटेज होना चाहिए, दर है, ये दर है तो ये भी दर होना चाहिए भाई। तो आपको पता है भाई साहब 100 गुणा में ब्याज करूंगा 2160 और अपॉन में मूलधन करूंगा 18,000 और इनटू में आप यहां पर 1 वर्ष का ये ब्याज है तो 1 लिख दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये 12% यहां पर आपका जो है टोटल पूरे पर आपको ब्याज मिल रहा है। अब एलिगेशन का तरीका लगाओ, 15 में से 12 गए यहां पर 3%, 12 में से 10 गए यहां पर 2%, तो ये आपका 2:3 में आ गया। अब पूछा क्या है, एक्स योजना एक्स में कितना निवेश किया गया था, तो आप मुझे बताना एक्स योजना में कितना निवेश किया गया था। आप बोलोगे 2 निवेश किया था, कितने में से, 5 में से। टोटल पैसा आप मुझे बताना बच्चों कितना है, 18,000। 18,000 का मुझे बताओ बेटा यहां पर 2 हिस्सा कितने में से, 5 में से। 5 से घटा 5 या 15, 5 6 30, यहां पर 3600 गुणा 2 कितना हो गया, 7200। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 7200 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ गई मेरे प्रिय भाई बहनों, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भाई ये प्रिज्म पिरामिड तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक झूमती गेम चलेगी। क्या बोला है बेटा, इफ द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए रेगुलर हेक्सागन, उसने बोला यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है और ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो बेटा षटभुज, पहले षष्ठभुज होता क्या है भाई, षष्ठभुज ये होता है, और एक षष्ठभुज के अंदर ध्यान रखना 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, और 6 समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद होना ही चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं है तो क्या खाक टूटी पड़ी है आपने अपने मास्टरों से। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू में यहां पर कितना हो जाएगा, a²। और ऐसे आप मुझे बताना कितने समबाहु त्रिभुज है, 6, तो इंटू में अगर हम 6 कर देंगे तो ये षष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है भाई साहब, यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा है, आधार दे रखा है, प्रिज्म का बच्चों आयतन पहले क्या होता है, पहले ये तो समझ लो, पिछली क्लास में बताया था, प्रिज्म मतलब बिल्कुल सीधा और पिरामिड मतलब टेढ़ा, लो टेढ़ा।
ठीक है। तो मुझे बताना आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होगा। आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेटा ध्यान रखना इस चीज को, ये आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है और इसमें 1/3 आता है। ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका षष्ठभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल 6 गुना में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी क्या दे रखी है 6 इंटू 6 और इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा आपको 10। यहां पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 गुना में 10 कितना आ जाएगा 540 और √3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर। अरे आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते। 16वां सवाल, पढ़ो इस सवाल को। बच्चों एक बात बताओ, तीन समकेंद्रीय वृत्तों के एक लक्ष्य बोर्ड के रूप में डिजाइन किया जाता है। बेटा वो कह रहा है, आपने देखा होगा शूटर्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार यहां पर ऐसे शूटिंग करते हैं कि लो भाई साहब ऐसे यहां पर रोल बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला रोल बना होता है, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि यहां पर चलो अब इस जगह पे आपको शूट करना है, ठीक है। अब तीन समकेंद्रीय वृत्तों के लक्ष्य बोर्ड के रूप में डिजाइन किया गया है, मतलब टारगेट के रूप में आपको डिजाइन किया गया है। उनके व्यास का अंगगणितीय श्रेणी में, उनके व्यास जो है उनके अंगगणितीय श्रेणी में, व्यास होता है उसका डायमीटर और डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या। तो जो व्यास में संबंध होता है वही त्रिज्या में भी संबंध होता है, क्योंकि यहां पर व्यास त्रिज्या का दुगना होती है हमेशा। तो अगर बेटा उनके व्यास जो है अंगगणितीय श्रेणी में है तो हम बोल सकते हैं उनकी त्रिज्या भी अंगगणितीय श्रेणी में होगी। मतलब ये त्रिज्या, फिर यहां पर ये त्रिज्या, फिर उसके बाद ये वाली त्रिज्या, इन दोनों का जो इन तीनों का जो डिफरेंस होगा, ये यहां पर पहले ये, फिर इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस सेम होगा। अरे एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंगगणितीय समांतर श्रेणी, तो बच्चों यहां पर बोल रहा है उन तीनों का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो अब मुझे ना सबसे छोटे वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, तो क्या दिक्कत आ रही है भाई, 2πr बराबर में आपको ही पता है 6π, पाई से पाई गया, यहां पर 2 से कटा 3, तो आर की वैल्यू, छोटे आर की वैल्यू 3 आ गई। बड़े आर की वैल्यू देखोगे 2πr, बड़ा आर आपको दे रखा है, बड़ा आपको यहां पर बड़ी वृत्त की परिधि 14π दे रखी है, तो ये 14π है भाई। तो आप मुझे था ना 2π से कटेगा 7 आ जाएगा। अब मुझे था ना उनका डिफरेंस सेम है, तो बीच वाला क्या होगा, ये 3 है, तो अगला बीच वाला 5 होना चाहिए और फिर अगला यहां पर 7 है, तभी जाके तो डिफरेंस सेम होगा। तो अब रेडियस का जो है बिल्कुल डिफरेंस सेम है, तो ऐसी बेटा व्यास का भी डिफरेंस सेम हो जाएगा। देख लो, आप कोई बोलेगा सर व्यास दे रखा है अंगगणितीय माध्यम में, तो 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10, 7 का दुगना 14, तो 6 10 14, वहां भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आप मुझे बताना अगर रेडियस 5 है तो आपकी परिधि जो है वो कितनी आ जाएगी, 10π। कितनी आ जाएगी, 10π। और मैं ये कहता हूं इतना बड़ा मत करो, आप सीधा बोला है जो व्यास में संबंध होता है वही त्रिज्या में होता है और वही परिधि में होता है। तो अगर पहले वृत्त की परिधि 6π है और आखिरी की 14π है, तो बीच वाली निकालनी है कि बीच वाली क्या होगी, तो आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो बीच वाली परिधि जो है 10π आ जाएगी, तभी तो डिफरेंस सेम आएगा। क्लियर है बेटा, अरे बोल दो, आ गया मजा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई अब ये सवाल तो आप कर ही लोगे, इसमें बार बार यह क्या समझाना है, ये वाला सवाल पता नहीं मैंने दोबारा क्यों डाल दिया, वैसे डालने नहीं चाहिए थे 3 पार्टनरशिप के सवाल, पर जब आई गए तो कर लेते हैं भाई। तो मुझे ना 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। उसके बाद मुझे था ना बी का शेयर पूछा है, टोटल है आपका 55,000, 55,000 बटे में यहाँ पर 9, तो 55,000 बटे में 9। अरे भाई साहब ऐसी संख्या आ जाए जो कट ना रही तो क्या करें, अरे कुछ ना करो, बी का शेयर पूछा है इंटू 3 कर दिया, 3 तिया 9 पॉइंट में आ रहा होगा, तो मुझे ना 3 एकम 3, 3 अठे यहाँ पर 24, 18 के समथिंग ये है, 1833.33 आंसर आएगा, खत्म। ठीक है, ये सवाल बड़ा मजेदार है, पढ़ो इसे, सोच समझ के ही डाला होगा मैंने ये, पढ़ो इसे फटाफट से पढ़ो।
लाल लाल क्या लिखा है, तीन संख्याएं ऐसी है कि जब उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रम से 180, 168 और 150 होता है। मूल तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बच्चों एक बात बताओ, तीन संख्याएं कुछ इस प्रकार है। अब तीन संख्याओं के हम नामकरण कर देते हैं, ए बी और क्या सी। उसने बोला है कि उनमें से किसी दो का औसत, तो हमने बोल दिया यहां पर बी और सी का औसत जो है वो ये होगा भाई साहब। इन किसी दो का औसत तीसरी संख्या में अगर जोड़ा जाता है, ए में अगर जोड़ा जाता है, तो हमें यहां पर लगातार ऐसे तीन बार करते हैं तो हमें यहां पर 180, 168 और 150 मिलता है। तो पहली बार मुझे था ना हमें 180 मिला, बराबर 180 कर दिया। ये आप मुझे बताना कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और ये पूरे में बटे दो था, उधर जाके गुणा होगा 360 हो जाएगा। अब इसे तो सॉल्व कर लोगे, अगर एसएससी जीडी के मॉक तक तुम पहुंच गए हो तो ये तो आप हल कर लोगे भाई। तो अब जैसे आपका ये बना है उसी प्रकार आप ये बोल सकते हो, इसी प्रकार जैसे ये बना है तो भाई साहब हूबहू ये शक्तिमान की तरह ये भी बन जाएगा। तो आप बोलोगे बस एक ही जगह अब आप लिख दो 2b और प्लस में a प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू आप बोलोगे कितना, 168 दुनी कितना हो जाएगा 300, यहां पर 36। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसी प्रकार ये भी तीसरा भी बनेगा, ए ले लिया बी ले लिया तो क्या लेंगे अब, सी। ठीक है, तो मुझे ना 2c प्लस में मुझे बताना कितना हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा आपका, यहां पर c है तो b और a की कमी है वो लिख दिया भाई साहब, और बराबर 150 का दुगना 300 आ गया। अब अगर मैं तीनों समीकरण को जोड़ दूं बेटा तो 2a a और a कितना हो जाएगा 4a। ऐसे ही मुझे बताना ये 4 बार a है, 4 बार b है, 4 बार c है, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और इज इक्वल टू आप बताना बच्चों यहां पर ये आ जाएगा 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9, ये आ गया आपका 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 नंबर 36। अब यहां पर ए बी सी का जो योग है 249 आ गया। इन तीनों संख्याओं का औसत पूछा है तो आप 3 से भाग कर दोगे जो कि आपका 83 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 83 आ चुका है। ईमानदारी से बताना बेटा मॉक खत्म होने के बाद कि भाई साहब आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत आ रही है लास्ट टाइम पे क्या और चीजें करनी है जिससे मॉक में नंबर बढ़ जाए, या फिर पेपर मेन होता है, पेपर मॉक कुछ नहीं होता, ये तो आप पैसे देके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और प्रैक्टिस से आपको फायदा मिलता है 100% है, ठीक है। तो पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप जरूर एक कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको पक्का गाइड करूंगा, ये मेरा वादा है बेटा, ठीक है। चलो भाई, क्योंकि बेटा दुनिया में हर कोई दुखी है और दुखियों का सहारा बनना चाहिए भाई, तभी जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, दुआ मिलती है और दुआ से जिंदगी और अच्छी होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या लिखे। एक स्कूल ने 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। बच्चों ध्यान से समझना इस सवाल को। प्रत्येक छात्र को एक स्नैक पैक दिया गया, ठीक है, एक पैक नहीं, दारू का पैक नहीं बेटा, स्नैक पैक बोला है ना, स्नैक पैक दिया गया जिसमें वस्तुएं कुल छात्रों की संख्या का 15% थी। सुन लो बच्चों, अब प्रत्येक छात्र को एक स्नैक पैक दिया गया है। आपको यह पता है भाई साहब 100 छात्र हैं और 10 संरक्षक है, 10 यहां पर चैपरॉन्स है। चैपरॉन्स क्या होता है भाई, है ना। अब जो भी है उनके साथ है 10 लोग, व्यक्ति है कुल मिला के, ह्यूमन है, ठीक है। प्रत्येक छात्र को एक स्नैक पैक दिया गया जिसमें वस्तुएं कुल छात्रों की संख्या का, वस्तु एक स्नैक पैक के अंदर जो है ना वस्तुएं जो है कुल छात्रों का 15% थी। कुल छात्र 100 थे, उसका 15% कितना हो गया 15, तो स्नैक पैक के अंदर 15 वस्तु थी। जब आप छात्रों को दिया गया तो ऐसे छात्र मुझे बताना कितने बेटा 100, तो आप मुझे बताना हर एक छात्र को स्नैक पैक के अंदर 15 वस्तु मिली, तो आप मुझे बताना यहां से कितनी वस्तु आ गई 1500। उसने फिर क्या बोला, प्रत्येक संरक्षण को एक स्नैक पैक मिला जिसमें वस्तुएं कुल छात्रों का 25% थी। प्रत्येक संरक्षण को एक स्नैक पैक मिला जिसमें वस्तुएं कुल छात्रों की संख्या का 25% थी। तो 100 का 25% क्या होगा 25। तो इन संरक्षकों को भाई साहब यहां पर 10 संरक्षकों को हर एक स्नैक पैक में 25 वस्तु मिली। भाई साहब ये पक्का कुछ खतरनाक लोग रहे होंगे, इनको ज्यादा मिला। तो ऐसे मुझे बताना टोटल मुझे ना कितनी वस्तु आपको मिल गई 250। अब यहां पर बच्चों टोटल मिला के अगर हम देखें कितनी वस्तु मिली 1750, और यही आपसे पूछा गया कि कुल कितनी स्नैक आइटम वितरित की गई, तो 1750। क्लियर, बोल दो। और इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, फिर हम आज की
क्लास को करेंगे राम राम और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और बच्चों इस सवाल को भगवान कसम मैं अपने ना ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में कितने बार बता चुका हूं। 10% एक मैजिकल नंबर है। 10% भाई साहब एक मैजिकल नंबर है। आप मुझे खुद बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर पूछा है और पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है और कोई शर्त नहीं दे रखी। तो आपसे ये पूछा है भाई साहब 2 वर्ष 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2 वर्ष का आपको पता है रामबाण लगा के 21% आ जाता है। अब 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने की बात करूं तो 10 का आधा 5 होगा। 5 + 21 गुणा में 5 और बटे में 100 सक्सेसिव वाला लगा दिया बेटा मैंने, तो 26। और मुझे बताना यहां से क्या निकलेगा 1.05 27.05, तो 10,000 का 27.05 कितना हो जाएगा 2705। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अरे ओके चैप्टर बोल रहा हूँ, सॉरी आदत हो रही है चैप्टर बोलने की। और ये हमारा दूसरा मॉक भी खत्म हुआ। कैसा लगा बेटा ये मॉक? कुछ कमेंट जरूर करा करो बेटा ऑफलाइन, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे और पॉजिटिव एनर्जी आए, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना बेटा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। और किस चैप्टर में दिक्कत है वो भी बताना, मैं आपको एडवाइस दूंगा कहां से और कैसे पढ़ना है, फ्री में भी बता दूंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है।